मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर विकास दास। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे बना हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। इसके बाद हम ये टॉपिक करने के बाद कुछ सवाल भी डिस्कस करेंगे जो जेके एसएसबी में आने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं या आ चुके हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मैंने आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड पे प्रॉपर बना हुआ है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है जहां से खाने को खाया जाता है उसको बोलते हैं माउथ। इसमें जो चेंबर है इसका नाम है बकल कैविटी गाइस। अब बकल कैविटी में जब फूड आता है तो 16 पेयर ऑफ टीथ्स जो क्या करते हैं फूड को च्यू करते हैं और वहां पर टंग के थ्रू जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसमें एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज गाइस। सैलिवरी एमाइलेज वो क्या करता है फूड में जो होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम है सैलिवरी एमाइलेज का। मैं यहां लिख देता हूं स्टार्च को शुगर में, स्टार्च इनटू शुगर गाइस, याद रखिएगा। अब डाइजेशन का काम यही है, डाइजेशन में यही होता है कि जो फूड आता है कॉम्प्लेक्स फूड हो उसको हम डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो फूड च्यू होने के बाद कुछ एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड कर दे दोस्तों। अब इसके बाद सैलिवरी एमाइलेज के बाद ये जो फूड है एक बॉल की शेप में आ जाता है दोस्तों। उस बॉल का नाम है बोलस। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बस छोटे छोटे टर्म्स याद रखिएगा। बोलस, बोलस वो बॉल होती है जो खाना जो है फूड च्यू होने के बाद एक बॉल बनती है उसको बोलते हैं बोलस गाइस। वो जो बोलस है वो एक पाइप के थ्रू जिसको बोलते हैं फूड पाइप। अगर आप सीधा खड़े होंगे आपके फ्रंट वाले पोर्शन में फूड पाइप आएगा दोस्तों, उसके पीछे वाले पोर्शन में विंड पाइप। तो जो आगे वाला पोर्शन जो आगे वाली पाइप है उसको बोलते हैं फूड पाइप गाइस। इसका दूसरा नाम है ओसोफेगस। ओसोफेगस जो है दोस्तों, अब इसके थ्रू जो फूड है वो बॉल ओसोफेगस के थ्रू पास होगी ताकि स्टमक तक रीच हो जाए। पर रीच होने के साथ साथ ओसोफेगस के थ्रू जब फूड पास हो रहा होता है तो डाउन ही जाता है और इस तरीके की जो फूड की मूवमेंट होती है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट दोस्तों। पहले मैं टर्म यहां पर लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है अच्छे से एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सीधा खड़ा हूं और मैंने खाना खाया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है खाना चबाने के बाद जो वो बॉल बनेगी वो मेरे फूड पाइप के थ्रू नीचे स्टमक में पहुंच जाएगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मैं पेट से उल्टा लटक के खाना खाऊं या आप पेट से उल्टा लटक के खाना खाएं तो वो जो फूड है तो वो च्यू होने के बाद तब भी नीचे स्टमक तक ही रीच होगा। मान लीजिए ये मैं सीधा था और फूड जो है नीचे जा रहा था, पर अब मैं पेट के साथ लटका हूं और मैं उल्टा हूं, लेकिन तब भी फूड जो है नीचे की तरफ ही जाएगा, मतलब स्टमक की तरफ जाएगा, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा लेकिन पहुंचेगा स्टमक तक ही। तो इस तरीके की मूवमेंट बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे बॉल आई, यहाँ पर बॉल, ये फूड की बॉल है, तो ये पार्ट थोड़ा सा स्वॉलन अप हो जाता है दोस्तों। थोड़ा सा पार्ट में स्वॉलन अप हो जाता है, स्वॉलन अप हो जाता है। जैसे जैसे फूड आगे बढ़ता जाता है ये पार्ट स्वॉलन अप हो जाता है और स्टक हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है जब कोई पेट से उल्टा भी लटका हो या उल्टा लटक के खाना भी खा रहा हो तो उस टाइम भी फूड जो है रिवर्स मूवमेंट नहीं करता है, सीधे स्टमक की तरफ ही जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। देन बॉल, जो फूड की जो बॉल है जिसको बोलते हैं बोलस, वो रीच करती है स्टमक में। ठीक है गाइस, अब स्टमक के आगे आपको दिख रहा होगा मैंने 3 नाम लिखे हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है दोस्तों, ये स्टमक है, ये जे शेप स्टमक होता है इंसानों का, जे शेप, आपको जे की शेप दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जे की शेप दिख रही होगी। तो ये जो स्टमक है इंसानों का ये जे शेप होता है, जो मसल्स का बना होता है, मस्कुलर टिश्यूज का बना होता है। इसके अंदर एक लाइनिंग होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं म्यूकस लाइनिंग। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको बोलते हैं म्यूकस लाइनिंग। ठीक है गाइस, अब म्यूकस लाइनिंग देखो क्या होती है। अब स्टमक में जब फूड आता है, फूड में पॉसिबली हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जर्म्स हो जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर पाए। तो उससे प्रिवेंट होने के लिए, उससे बचने के लिए स्टमक में HCl एसिड अवेलेबल होता है 0.3% दोस्तों, ये HCl एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये 0.3% HCl प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये फूड के साथ मिक्सअप होगा और फूड में जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो वो उनको किल कर देगा। पर HCl के प्रोड्यूस होने से क्या हो सकता है कि जो स्टमक की वॉल्स हैं ये कोरोड हो सकती है, मतलब ये खराब हो सकती है दोस्तों। तो इससे प्रिवेंट होने के लिए, ताकि स्टमक की वॉल्स जो है खराब ना हो, इससे बचने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है। क्योंकि आपको पता होगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू कि एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस चाहिए।
अगर एसिडी रहेगा तो वो एसिडिक मीडियम कर देगा सारा का सारा, जिसकी वजह से जो फूड होगा वो तो चलो वो तो जर्म से प्रिवेंट हो जाएगा, पर स्टमक की वॉल्स में कोरोड होने की वजह से जलन पड़ सकती है, एसिडिटी हो सकती है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, खराब हो सकता है पेट। तो इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बचने के लिए म्यूकस की लाइनिंग जो होती है वो स्टमक की वॉल्स पे अवेलेबल होती है। मैंने यहाँ पर बनाई है कि पूरे स्टमक में अवेलेबल होती है। अब इसका क्या काम है, HCl जो है प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद म्यूकस जो है अब इस फूड के साथ मिक्सअप होके और इस स्टमक के आगे पीछे एज ए लाइनिंग ये रहता है। इससे क्या करता है, ये HCl के इफेक्ट को कम करता है दोस्तों, जब HCl प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद। तो म्यूकस का भी फंक्शन आपको यहाँ पता चल गया होगा। थर्ड जो इसमें जो एंजाइम प्रोड्यूस है उसका नाम है पेप्सिन। बहुत ही अच्छा एंजाइम है दोस्तों। पेप्सिन जो है ये एक ऐसा गैस्ट्रिक जूस है। अब आपको एक चीज बता दूं, स्टमक में जो भी एंजाइम होते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। जो भी पैंक्रियाज में एंजाइम होंगे उसको बोलेंगे हम पैंक्रियाटिक जूसेस दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। पेप्सिन का काम है दोस्तों, जो प्रोटीन होता है जो हम फूड लेते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेप्सिन का फंक्शन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा छोटा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है गाइस, ठीक है गाइस। अब फूड पे इफेक्ट करके अब प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को और सिंपलर फॉर्म में कर दिया। अब फूड जो आस्ते आस्ते स्टमक में आते आते सिंपलर हो जाता है और स्टमक में प्रॉपर थोड़ी सी डाइजेशन के बाद, यहाँ तक 30% डाइजेशन कंप्लीट हो गई होती है, तो प्रॉपर थोड़ी सी डाइजेशन के बाद यहाँ पर एक लिक्विड टाइप फूड बनता है जो सेमी लिक्विड टाइप फूड होता है। इसका नाम होता है दोस्तों काइन। यहाँ लिख रहा हूँ काइन। ये वो फूड है सेमी लिक्विड जो स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद, अब अगले पोर्शन में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से ये ब्लू वाले पोर्शन से ये ग्रीन वाले पोर्शन में जाने वाला है, दैट इज स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट इलियम, तीसरा पार्ट जेजुनम। आप याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। पहला पार्ट ड्यूडेनम, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहला पार्ट स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ ड्यूडेनम। अब ये वाला क्योंकि टॉपिक हो गया तो मैं इसको मिटा दूंगा। सेकंड पार्ट इज इलियम एंड थर्ड पार्ट इज जेजुनम, ठीक है गाइस। अब ये याद रखिएगा 3 पार्ट होते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है दोस्तों वो होता है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसका नाम है लिवर, और उसके साथ ही ग्रीन वाला पोर्शन है थोड़ा शेड किया, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। अब होता क्या है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है ना दोस्तों, जब यहाँ पर फूड आएगा तो इसके बाद क्या होगा, फूड जो है थोड़ा सा सेमी लिक्विड होगा और आगे फर्दर डाइजेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आगे फर्दर डाइजेशन के लिए क्या होता है कि फूड में अब क्योंकि स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोटीन्स को भी पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स में, छोटे छोटे प्रोटीन्स और स्टार्च का डाइजेशन अभी तक हो चुका है थोड़ा थोड़ा, बचा फैट्स और वाइटमिन्स। अब जो फैट्स है तो यहाँ पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा दोस्तों तो लिवर एक जूस प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसका नाम है बाइल जूस बोलते हैं इसको दोस्तों, बाइल जूस। तो लिवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल जूस। उसका काम क्या है, वो खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसमें जो फैट के पार्टिकल्स होंगे, जो फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको तोड़ के बिल्कुल छोटा छोटा कन्वर्ट कर देगा और फैट को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है दोस्तों। बाइल का काम मैंने क्या बताया कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया हुआ जो फूड होता है इसमें जो फैट्स होता है इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि ये आगे फर्दर डाइजेशन के लिए अवेलेबल हो पाए गाइस। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट की डाइजेशन हो गई। जो फैट की डाइजेशन होती है इसे एक स्पेसिफिक नाम होता है जो जेकेएसएसबी में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस प्रोसेस का नाम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स गाइस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है दोस्तों। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, अगर आपको कभी ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय लिवर इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स दोस्तों। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो है इसमें क्या होता है, जो लिवर है उससे बाइल जूस आता है, लेकिन एक फंक्शन और छोटा सा यहाँ पर गॉल ब्लैडर का जो मैं आपको बता देता हूँ।
बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है लिवर में है दोस्तों, याद रखिएगा। बाइल जूस की वो तो लिवर करता है, पर इसका स्टोरेज का काम गॉल ब्लैडर का दोस्तों। यहाँ पर गॉल ब्लैडर, यहाँ पर ग्रीन कलर का शेडी पार्ट बताया हुआ मैंने। इसका जो बाइल जूस है इसका स्टोरेज का काम है गॉल ब्लैडर का। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट है गाइस, उसमें क्या होता है, लिवर से प्रोड्यूस हुआ वो बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में स्टोर है वो ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है और फैट्स को ब्रोक डाउन करता है। इस प्रोसेस का नाम मैं बता चुका हूं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। उसके बाद सेकंड पार्ट है इलियम। इलियम में जब फूड पहुंचता है दोस्तों तो इसके ऊपर अलग तरीके के एंजाइम्स काम करते हैं, अलग तरीके के जूसेस जो है फूड पे काम करते हैं। यहाँ पे इसका नाम है पैनक्रियाटिक जूसेस। जो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियास। पैनक्रियास के 3 जूसेस हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, तीनों का अलग अलग फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज जो है फूड पे एक्ट करते हैं और फूड को फर्दर ब्रोक डाउन करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड पार्ट इज जेजुनम। जेजुनम में फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड होता है गाइस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। ये मैंने एरो बताया है, ये ग्रीन वाले पोर्शन से रेड वाले पोर्शन में जो फूड ट्रांसफर हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लार्ज इंटेस्टाइन को लेके, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। 4 ऑप्शंस थे, उसमें जो करेक्ट वाला ऑप्शन था दोस्तों उसका नाम था कोलॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ये भी और ये भी जो करते हैं। ये जो ऊपर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन जा रहा है इसको बोलते हैं हम असेंडिंग कोलॉन। ठीक है दोस्तों, ये जो टेढ़ा है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, ये जो नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन, और जो लास्ट वाला है कर्वी वाला इसको बोलते हैं हम सिग्मोइड कोलॉन। पहले वाले को असेंडिंग कोलॉन, दूसरे वाले को ट्रांसवर्स कोलॉन, तीसरे वाले को डिसेंडिंग कोलॉन और फोर्थ वाले को सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है दोस्तों, रेक्टम और फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जब आ जाता है तो कोलॉन में फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड हैपन होती है दोस्तों। और कोलॉन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में एक पार्ट होता है, इसका नाम है रेक्टम। ठीक है दोस्तों, मतलब कोलॉन के सिग्मोइड कोलॉन के एंड में, ये ब्लैक वाले पोर्शन से थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ से रेक्टम शुरू है दोस्तों, ये रेक्टम। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसका नाम है रेक्टम। अब फूड की डाइजेशन तो हर जगह हो गई, पर जब तक फूड रेक्टम में पहुंचता है ना गाइस, तब क्या होता है, जो फूड होता है अभी भी उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, वो अभी भी फूड जो है मॉइस्टी होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रह जाता है और लिक्विड जो है थोड़ा सा फूड में प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो रेक्टम का काम क्या है कि फूड में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर का कंटेंट है तो रेक्टम क्या करता है, उस वाटर के कंटेंट को दोस्तों एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है गाइस, और रेक्टम में जो वाटर है एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, ये हमारा और दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको लेके एक सवाल यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से मैं आपको अलग से बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं, वो एब्जॉर्प्शन में आता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना दोस्तों, इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बनाया है यहाँ पे, तो मैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, उनका नाम होता है विलाय। ठीक है दोस्तों, अब विलाय क्या करते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये और ये, इनको बोलते हैं विलाय। अब जो विलाय है, जब फूड आता है यहाँ पर, ताकि मैक्सिमम फूड आ पाए और मैक्सिमम फूड जो है एब्जॉर्ब हो पाए, एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो पाए, इसलिए विलाय जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, जैसे मान लो ये मेरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विलाय, ये खुल जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि फूड की डाइजेशन मैक्सिमम हो पाए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो विलाय खुलेगा ये थोड़ा ऐसे दिखने लगेगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो, सरफेस एरिया इसका बड़ा है कि इसका बड़ा, ऑब्वियसली बात है इसका बड़ा है। तो विलाय का फंक्शन यही है कि जो फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए, विलाय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने आप को ओपन करके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों। तो हमने शुरू से लेकर एंड तक सारा का सारा टॉपिक पढ़ लिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक बार रिकैप कर लेना घर पे। सबसे पहले फूड जो है बकल कैविटी से सैलिवरी माइलेज काम करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। देन ऑसोफेगस से फूड पाइप, फूड पास होता है बॉल बनके, जिसका नाम है बोलस। एक मूवमेंट है जिसके थ्रू फूड नीचे जा रहा होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड जो है नीचे जाते जाते स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में 3 एंजाइम है इसके, एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिन। एचसीएल जो है 0.3% प्रेजेंट होता है बॉडी में, जो जर्म्स को किल करता है। म्यूकस एचसीएल के इफेक्ट को कम करता है और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, मैं बता चुका हूँ। देन फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बता चुका हूँ 3 पार्ट, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम। ड्यूडेनम में
बाइल जूस जो होता है ड्यूडेनम में क्या होता है कि जो लिवर द्वारा प्रोड्यूस बाइल जूस होता है जिसकी स्टोरेज गॉल ब्लैडर करता है वो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में अवेलेबल कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है ड्यूडेनम में फैट का ब्रेक डाउन होता है और फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं जो फैट्स हैं। उस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फैट के डाइजेशन होने के बाद इलियम में पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो आते हैं, फूड पे फर्दर काम करते हैं, फूड को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। फिर फूड जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अवेलेबल होता है जेजुनम में, फूड की फर्दर डाइजेशन जेजुनम में होती है। देन वहां से वो एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का अनदर नेम कोलॉन, पहले वाले पार्ट को बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और ये जो कर्व वाला है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलॉन, SIGMOID। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे ब्लैक वाला पोर्शन जिसका नाम है रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद प्रॉपर जितनी बच्चे को जो डाइजेशन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद जो फूड है वो सेमी लिक्विड जो फूड होता है वो रेक्टम में अवेलेबल होता है। रेक्टम में फूड से जो एक्स्ट्रा वाटर का कंटेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है वो एनएस के बॉडी के बाहर आ जाता है दोस्तों। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके है। इसमें एक सवाल और पूछ सकते हैं कि HCl का परसेंटेज अगर 0.3% है, अगर इसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाए तो क्या चीज हैपन हो सकती है? इसका नॉर्मल सा आंसर है एसिडिटी कॉज हो सकती है। और इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम बाहर से बेस लेते हैं, बेस हम खाते हैं या एज ए मेडिसिन बेस लेते हैं, जैसे आप इनो लेते हो या डाइजीन लेते हो, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो बेस होता है वो उसमें ऐड होता है, जो क्या करता है HCl को न्यूट्रलाइज करता है। तो एक्सटर्नल बेस लेना पड़ता है उस केस में। या एक और सवाल आ सकता है, यहाँ पे मैंने एक अपेंडिक्स नाम लिखा है, वो मैंने अलग से रखा था ताकि एंड में बताऊं। अपेंडिक्स यहाँ पर ये वाला जो आपको नुकीला सा पोर्शन दिख रहा है इसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है दोस्तों। और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जिनका एंसेस्टर्स में, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडी में तो बहुत अच्छा फंक्शन था, पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन अब हमारी बॉडी में इस पार्ट का कोई फंक्शन नहीं रहा है। अब अपेंडिक्स का फंक्शन था कि जैसे अर्ली मैन के टाइम वो कच्चा फूड खाते थे या कच्चा मीट खा जाते थे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म की क्वांटिटी ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था वो उसमें पॉइजन भी हो सकता था। तो उस पॉइजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो इफेक्ट को कम करने का जो काम है वो अपेंडिक्स का रहता था दोस्तों। तो क्योंकि अब जो है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है, सारे के सारे ह्यूमंस जो है पका हुआ खाना खाते हैं, क्योंकि कोई भी आजकल कच्चा मीट नहीं खाता है, सारे के सारे पका हुआ मीट खाते हैं, पका हुआ वेजिटेबल खाते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं, जिसकी वजह से अब हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं रह गया। फिर से रिपीट करता हूँ, अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर देखेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं गाइस इसको। तो ये सारा का सारा एक एक चीज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ। इसके रिगार्डिंग पेपर में इतना ही पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें नेम्स ही बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक चीज मैंने शॉर्टकट में लिखी है कि फूड का जो भी प्रोटीन होगा उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाता है, फूड में जो भी फैट्स होगा वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होगा वो शुगर में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर दिख रहा होगा स्टार्च शुगर में टूट रहा है, जहाँ पर प्रोटीन टूट रहा था वो अमीनो एसिड्स और पेप्टोन्स में टूटेगा। जो फैट्स टूटा था एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट गया था। तो इस तरीके से इन तीन पार्ट को लेके भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सारा का सारा पोर्शन जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके ये कंप्लीट हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन एनिमल्स के साथ। ओके गाइस, टेक केयर।